लेकिन आज आप वहाँ बैठे हैं और आपने मुझे यहाँ बिठा दिया है और आज मन की बात होगी। उनका पढ़ पढ़ के जो पापा के फीचर्स, पापा की राइटिंग्स, पापा की स्टोरीज सारी पढ़ के ही हम कड़ गए, क्योंकि जर्नलिज्म में स्टार्टिंग में पैसा नहीं बनता है। आई डू एग्री विद यू। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी कि हाँ, कहीं ना कहीं जो टॉप का मीडिया हाउस होता है या टॉप जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव किसी ना जिसका मन करता है वो पत्रकार बन गया है, नीचे बैठ के खाना खिला रहे हैं, बेसिक टीचर है। कई जगह तो दीवारों में पेंट भी नहीं हो रहा है, दरवाजे भी पुराने हैं। और इतना फ़ैन हूँ, आप अंदाज़ा लगाए कि मुझे किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कई बार यहाँ से दिल्ली पहुँच जाता हूँ गाड़ी लेकर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सक्सेस ग्लू के एक और नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट हैं मुनीष सूद जी। मुनीष सूद जी बहुत सारी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, तो इस पॉडकास्ट में मेनली हम बिजनेस, मीडिया और जर्नलिज्म के बारे में बात कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। वेलकम टू दी पॉडकास्ट सर। थैंक यू वेरी मच। खैर, हम तो आपको अच्छे से जानते ही हैं, बट क्या आप हमारी ऑडियंस को एक क्विक इंट्रोडक्शन दोगे अपना? जैसे आप जान ही चुके हैं, मेरा नाम मुनीष सूद है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, साथ में जर्नलिस्ट हूँ और हॉस्पिटैलिटी सर्विस से भी जुड़ा हुआ हूँ। और मीडिया तो मेरा है ही। आई एम सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द न्यूज़ अडार। उसके अलावा मैं आकाशवाणी का डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। वैसे ऐसे छोटे मोटे काम कर लेते हैं। जहाँ तक हम लोगों को आइडिया है कि आपने ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज की है, और हम भी एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड है आपको होस्ट करने के लिए, आपसे नई चीज़ें सीखने के लिए। और स्पेशली जो हमारे विजिटर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी यही सोच रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी जब से आपने मेरे को कांटेक्ट किया है, मैं उस दिन से ही काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि आज तक तो इंटरव्यू लेता ही था, आज अपनी बात कहने भी चाह रहा हूँ कुछ ऐसे, क्योंकि ऐसा ही होता है कि ये हमारे तो देखिए, दिस इज़ माय प्रोफेशन, वी आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल टुडे। मैं जनरली आपकी तरफ बैठता हूँ और इधर जो है वो हमारा होस्ट बैठते हैं, लेकिन आज आप वहाँ बैठे हैं और आपने मुझे यहाँ बिठा दिया है और आज मन की बात होगी। नहीं सर, ये हमारे लिए भी काफ़ी बड़ी बात है। तो जैसे आपने बताया, आप इतनी इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हो, हॉस्पिटैलिटी, कम्युनिटी सर्विस और लॉ में भी, तो ये बाय इंटरेस्ट आप इतनी सारी फील्ड्स में इन्वॉल्व हुए हो, या विद टाइम आपने फिगर आउट किया कि हाँ मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे ये चीज़ भी ट्राई करनी है? देखिए, ये सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जब आप जन्म लेते हैं ना, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। आपके हाथ में बहुत कम चीज़ें होती हैं जो आप कर सके, सब कुछ लिखा हुआ आता है और इंसान अब एक रोल प्ले करके चला जाता है। मैं ऐसे घर में जन्म हुआ मेरा, जहाँ मेरे पिताजी एक लीडिंग जर्नलिस्ट रहे, उनका बहुत बड़ा नाम था, और वो भी मेरी तरह, मतलब आई हैव स्टेप्ड इनटू हिज शूज। ही वाज अ बिग नेम, ही वाज अ वेरी बिग नेम। वॉज नॉट सेइंग, आजकल थोड़े बीमार हैं, ही वाज अ बिग नेम, अब तो थोड़ा बीमार चल रहे हैं, तो अस्वस्थ हैं थोड़े से, लेकिन स्टिल ही इज़ वेरी एक्टिव। तो हम ऐसे परिवार में आए जहाँ पे पापा जर्नलिस्ट थे, तो जब बड़े हुए हम, तो वो हमारे ब्लड में था, यू कैन से दैट। मैं आपको एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ। जो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे जब हम छोटे छोटे थे, अराउंड 10-12 साल के, तो क्लास में उखल सर थे हमारे प्रिंसिपल, मंडी पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो हमें कहते थे, मैं और मेरी सिस्टर थे, हम ब्रदर हमारा छोटा था, तो मुझे कहते, यार तुम्हारे तो इंग्लिश तो तुम्हारे फर्श पर पड़ी रहती है, यू कैन कैच वर्ड्स फ्रॉम देयर, तुम्हारे पापा इतना अच्छा लिखते हैं। तो वो वाली बात थी। तो हल्का हल्का, क्योंकि मैं फादर के साथ थोड़ा ज़्यादा मेरे को समय बिताने का मिला, तो वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। वो पूरा दिन बिजी रहते थे, सुबह न्यूज़पेपर आना है, पापा ने वो पढ़ना है, तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत भी वहीं से पड़ गई। जर्नलिज्म में भी आते गए और प्रैक्टिस में भी आते गए। उसके बाद वही जैसे जैसे समय गया, लॉ कर ली साथ में, हालांकि मैंने जर्नलिज्म नहीं किया है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि मैंने जर्नलिज्म का कोई कोर्स नहीं किया है। वो जो बस पढ़ पढ़ के डैडी की स्टोरीज करेक्ट करके, डैडी क्या करते थे, मेरे स्टोरी लिखते थे, फिर मुझे कहते थे देखो कोई गलती तो नहीं इसमें, हालांकि तब मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती थी, स्टिल आई ट्राइड, क्योंकि बड़े थे तो वो भी सोचते थे कि इनको भी कुछ आना चाहिए। उनका पढ़ के जो पापा के फीचर्स, पापा की राइटिंग्स, पापा की स्टोरीज सारी पढ़ के ही हम कड़ गए। तो मैंने कुछ नहीं, आई हैव नॉट डन एनी जर्नलिज्म कोर्स और समथिंग लाइक दैट, लेकिन ठीक है, कुछ ब्लड में होता है, कुछ आदमी सीख लेता है, कड़ गए, बस ये समझिए आप। बस वो बड़ी एडवांटेज मेरी रही कि फादर ही सब कुछ घर पे ही था, किसी इंस्टीट्यूट में जरूरत नहीं पड़ी नहीं जाने की, फादर वाज एन इंस्टीट्यूट फॉर मी। बाकी वही है कि आपने सब कुछ साथ लेके चला, और आज आप यू नीड ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, डेफिनेटली।
तो सर जैसे मीडिया की बात हो रही है, जर्नलिज्म की बात हो रही है, तो आज के आप यूथ को अगर आपसे कोई पूछे कि वो मीडिया और जर्नलिज्म में जाना चाहे तो क्या स्टेप्स होंगे जो वो फॉलो करे? बहुत अच्छी बात है कि मीडिया में जाना चाहिए, मीडिया में आना चाहिए, जर्नलिज्म में आना चाहिए, यूथ को आना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले तो वो जर्नलिज्म ना आपको इट्स गिव यू अ सेलिब्रिटी स्टेटस होता है ना। अगर आप अच्छा लिखते हो, अगर आप अच्छा बोलते हो, आपके स्किल्स अच्छे हैं, तो आप एक सेलिब्रिटी भी बन जाते हो। आज आपने मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए बुला लिया ना, तो इट्स ऑल ड्यू टू जर्नलिज्म। ठीक है, आप अपनी पहचान अगर अच्छी बनाते हो तो लोग आपकी कदर भी करते हैं। लेकिन ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। You should know how to speak, you should know how to convey, you should know how to communicate। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े हाई चाहिए। उसके बाद आपका एक्यूमेन भी होना चाहिए जर्नलिज्म की तरफ। आपका रिसर्च वर्क बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपकी स्टडी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप में ये सब चीजें हैं तो आप जरूर आना चाहिए आप यूथ को जर्नलिज्म में। और जैसे आजकल के हमारे यूथ मेनली सैलरी में रिलेटेड, सैलरी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, काम करना कम चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा सैलरी मिले। तो ऑन एन एवरेज अगर कोई मीडिया या जर्नलिज्म में जाना चाह रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए, ये हिमाचल जैसी जगह है ना, ये छोटी जगह है। यहाँ जर्नलिज्म, यू आर वेरी राइट, अगर कोई यहाँ जर्नलिज्म करता है तो वो उसके लिए कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। देखिए, प्रिंट मीडिया जो है, अब मीडिया भी 2 तरह का हो गया ना ज़्यादा। पहले एक टाइम होता था अखबारों का बड़ा चलन था, अब धीरे धीरे हो इसलिए गया ना क्योंकि हमारे हाथ में आ गए। अब सुबह आप उठते हैं, सब कुछ इस पे अवेलेबल है। तो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया जो है उसने इसको प्रिंट मीडिया को टेक ओवर कर लिया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अखबारों की कीमत कम हो गई है, लेकिन फिर भी फर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ गया है उस वजह से। और प्रिंट मीडिया में उतना पैसा जो हाउसेस हैं वो दे भी नहीं पाते हैं, जर्नलिस्ट को ऑन एन एवरेज को ज़्यादा पैसा नहीं दे पाते हैं हिमाचल वाले जो मीडिया हाउसेस हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आप बाहर जाते हैं तो शायद मीडिया में फिर कोई कमी नहीं है। बेसिक आप ये रखो कि मैंने ऑन एन एवरेज, मैंने भी जो स्टडी किया था कि हाउ मच जर्नलिस्ट कैन अर्न, तो वो बेसिक आप ये रखिए कि साल का 2 लाख का पैकेज ही मिलता है उनको, एक जर्नलिस्ट को, स्टार्टिंग से ऑन एन एवरेज। उसके बाद ग्रेजुअली जो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो वो बढ़ सकता है। तो इनिशियली जो यूथ मुझे सुन रहा है उसको मैं ये कहूँ कि जर्नलिज्म में स्टार्टिंग में पैसा नहीं बनता है या इतना आसान नहीं है, लेकिन आपका इनिशियल स्ट्रगल, इनिशियल हर्डल्स आप क्रॉस कर दो तो उसके बाद यू हैव गुड स्कोप, उसके बाद आपको अच्छा मिल सकता है। अब देखिए, आज तक वगैरह के जो एंकर्स हैं, जो बड़े बड़े हैं, जी न्यूज़ है, जो भी है XYZ, उनमें दे आर पेइंग गुड, लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एंकर्स हैं जो उनके एडिटर्स हैं अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और आप किसी की अखबार वगैरह में, बड़ी अखबार में भी चले जाते हैं, वहाँ भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन फिर वही है कि आपकी स्किल्स तो काम आती ही हैं। हाँ बिल्कुल, यू शुड हैव, आपको लिखना, बोलना, पढ़ना अच्छा आना चाहिए, तभी ये सारा जी जर्नलिज्म आपके टैलेंट पर ही है, आप उसी से आगे निकल सकते हो। देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आपका टैलेंट है तो लोग आपको उठा लेते हैं, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो फिर आपको पिछड़ना ही पड़ता है, और कोई शॉर्टकट्स नहीं है। और सर आजकल ये सुनने में काफ़ी मिलता है कि मीडिया हाउसेस बिक चुके हैं, और इवन कुछ एक जो जर्नलिस्ट हैं वो सिर्फ एक पार्टी स्पेसिफिक न्यूज़ ही छापेंगे, या ये प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों के लिए है मेरा क्वेश्चन। तो ये बात क्या सच है? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि प्रिंट ये जो मीडिया हाउसेस बिके हैं या नहीं बिके हैं, क्योंकि वो लेवल जो है वो जर्नलिस्ट के हमें पता नहीं होता कि वो बिका है कि नहीं बिका है। हम भी एक मीडिया हाउस के साथ अटैच्ड हैं, मैं भी रहा हूँ, पहले भी रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप ये नहीं कहते कि मीडिया हाउस बिका हुआ है। यू कैन नॉट से दैट कि मीडिया हाउस बिका हुआ है, या कोई प्रिंट मीडिया, कोई अखबार वाला जो है वो बिका हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, हम भी, ये जो मीडिया है वो भी सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ है, हर वर्ग से वो मीडिया जो है जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि जो टॉप ऑफ द ब्रास है उसकी इंक्लिनेशन किसी पार्टी के साथ हो, तो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल बायस्ड होकर कोई चैनल चलता है या अखबार बिल्कुल बायस्ड होकर चल रही है। लेकिन आई डू एग्री विद यू, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी कि हाँ, कहीं ना कहीं जो टॉप का मीडिया हाउस होता है या टॉप जो होता है ना,
वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ा ही रहता है, और वो शायद चैनल को चलाने की मजबूरी भी होती है। यू कैन गो अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू हैव टू बी विद द गवर्नमेंट एट टाइम्स। आप बिल्कुल ऐसे भी नहीं हो सकते कि बिल्कुल उनके खिलाफ ही हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनके साथ जप्पी डाल के रख ले। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अ टिल्ट यू कैन ऑलवेज से, आई एग्री टू दैट, वो टिल्ट जरूर होता है, और वो मजबूरी होती होगी, क्योंकि इतना बड़ा चैनल चलाना है। आप सरकार से बिल्कुल गन पॉइंट में भी बात नहीं कर सकते ना, नहीं ये तो कई हाथ में चीज़ें सरकार के हाथ में भी होती हैं। लेकिन फिर भी इंडियन मीडिया की अगर मैं बात करूं, प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल हो, भारत में फिर भी इतना बुरा दिन नहीं आया है। यहाँ मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी बात रखता है, और इतनी जल्दी किसी के हाथों में आने वाला नहीं है। आप देखना, बिल्कुल एलिगेशंस तो देखो लगते रहते हैं। देयर आर स्पेसिफिक चैनल्स जिनको गोदी मीडिया ही बोलते हैं आज की, राइट। ठीक है, तो वो भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी की इमेज ऐसी नहीं है जैसा लोग उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। नो चैनल इज गोदी मीडिया और नो चैनल इज, अब आपने वो देखा होगा रिपब्लिक भारत में देयर इज अ टर्म वो यूज करता रहता है, अर्नब गोस्वामी, ल्यूटेंस मीडिया। तो मैं तो दोनों टर्म्स को गलत बोलता हूँ, ल्यूटेंस मीडिया या गोदी मीडिया, दोनों बातें ही गलत हैं। हो सकता है कि कुछ पत्रकार रहे हमारे, उनकी मजबूरियां रही होंगी, वो झुक गए होंगे किसी पार्टी की तरफ, मीडिया हाउस होंगे, उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी। लेकिन एवरीबडी इज नॉट लाइक दैट। हो सकता है 10 में 1 लोग ऐसे हैं। तो बिल्कुल ही ऐसे किसी को कहता है इतना आसान नहीं है। अगर आप पूरे चैनल को पूरा दिन देखो तो आपको पता चल जाएगा, सब तरह की खबरें आती हैं, और कुछ अगर रहता भी होगा 1-2% तो डेट इज वेरी नॉर्मल, उसको नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। जहां तक आपने मेरी बात की, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे पहचानते हैं, आप लोगों से तो मैं आज ही मिला हूँ, उन्हें मेरा पता है कि आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट विद माय वर्क। मेरी बड़ी क्लीन इमेज है, स्पॉटलेस इमेज है। आप मेरे पर कोई एलिगेशन इस तरह का नहीं है। मैंने पत्रकारिता करते करते, मैंने आपको बताया कि आज मुझे पत्रकारिता में 25 वर्ष हो जाएंगे इस साल। 99 में मैंने ज्वाइन किया था। 25 ईयर्स ऑफ जर्नलिज्म है। देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड, कोई मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अपने पत्रकारिता का कभी दुरुपयोग नहीं किया। नाउ आई अगेन टेक यू बैक टू माई फादर। मेरे फादर ने भी जर्नलिज्म में लगभग 50-60 साल लगाए हैं। 50 ईयर्स उनका जर्नलिज्म में थे, और जब वो ही वाज अ यंग बॉय इन हिज कॉलेज डेज, तब से वो लिखते थे। तो मेरे फादर का भी स्पॉटलेस करियर था। लोगों ने इसीलिए जानते थे कि ही वाज वेरी ऑनेस्ट इन हिज फील्ड, चाहे वो जर्नलिज्म था, चाहे उनका प्रोफेशन था, चाहे उनकी पब्लिक इमेज थी। तो मैंने सब कुछ अपने बाप से सीखा है, अपने फादर से सीखा है, और मैं बिल्कुल उसी रास्ते पे चलता हूँ। तो हमारे पर कोई एलिगेशन नहीं लगाता है, और मुझे खरीदना भी बड़ा मुश्किल है। तो सर जैसे इतना लंबा टाइम आपको हो गया है 25 ईयर प्लस, तो डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसा तो हुआ होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आप पर इन्फ्लुएंस डालने की ट्राई की, या इवन किसी ने स्पेशली रीच आउट किया आपको कि हाँ उनकी एक अलग इमेज पब्लिक को दिखाई जाए, कुछ इस तरह के इंसिडेंट आपके साथ कभी नहीं? कभी भी नहीं हुआ। नो वन इन्फ्लुएंस्ड मी। वो इसलिए नहीं क्योंकि मेरी इमेज जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है। मैं इतनी जल्दी वेरी आउटस्पोकन। बट रीच आउट तो डेफिनेटली किया होगा कभी ना कभी किसी ने? कभी नहीं। नहीं, आई एम वेरी क्लियर, कभी किसी ने रीच नहीं किया, क्योंकि रिलेशनशिप हमारे सभी पार्टी वालों से है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे दोनों तरफ हमारे फ्रेंड्स हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स, लेकिन बात हम ठोक के करते हैं। जब लिखता हूँ मैं तो पूरा मेरी जो कलम है वो रुकती नहीं है। मैंने अगर किसी के फेवर में लिखना है तो भी अच्छा लिखते हैं, किसी के खिलाफ लिखना है तो भी अच्छा लिखते हैं। सही को, जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, उसको तो रखते हैं। कोई नाराज होता है तो भी, कोई खुश होता है तो भी, क्योंकि मेरी जो कमाई है वो जर्नलिज्म से तो ज़्यादा है नहीं। ठीक है, आई एम अ प्रोफेशनल एडवोकेट, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम मेहनत की कमाई खाते हैं। आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन जर्नलिज्म की जर्नलिज्म से मुझे रोटी मिलेगी। ठीक है, इसलिए हम शायद मैं दोबारा आपसे इस बात को देता हूँ कि शायद मैं इसलिए भी अपने को बचा के रखा है अभी तक, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए एक अलग सोर्स ऑफ इनकम है अपनी फैमिली को रन करने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों की मजबूरियां रहती हूँ, इसको भी मैं डिनाई नहीं करता, क्योंकि हम ऐसे प्रोफेशन में रहते हैं जहाँ लोगों पर छींटे पड़े हैं। एवरीवन इज नॉट ऑनेस्ट एज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, हमारे भी प्रोफेशन में कि आगे पीछे लोग हैं जिनके बारे में बड़ा कुछ सुनते हैं, लेकिन वो भी, मैं तो यही कहता हूँ कि उनकी भी मजबूरियां रही होगी भाई, कोई ना कोई, लेकिन स्टिल पीपल आर वेरी ऑनेस्ट। जो हमारे सराउंडिंग में लोग हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट, लेकिन कुछ लोगों के बात हम सुन लेते हैं तो आई टर्न अ डेफ ईयर।
कोई ऐसा नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई बात नहीं। अदरवाइज मोस्टली मैं भी फिर भी आपको बता रहा हूँ कि 95% ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट इन मीडिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है कि हाँ, मेरे को किसी ने आज तक अप्रोच नहीं किया, मेरी इमेज थोड़ी इस तरह की है क्योंकि उनको पता है कि अपने घर में कोई मुसीबत नहीं लाना चाहता। ये बात है। कोई मुझे अप्रोच करेगा तो उसको फिर सबक भी वैसा ही मिलेगा। पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया है, आप वहाँ पता कीजिए मेरा, तो हमने कभी भी कोई काम गलत नहीं किया, इसलिए रिस्पेक्ट है। द मोमेंट आप काम करना बंद करोगे, आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में भी खत्म हो जाएगी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी खत्म हो जाएगी। यू आर रिस्पेक्टेड बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, टिल यू आर ऑनेस्ट, टिल यू आर लॉयल टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी, अदरवाइज आपकी कीमत जीरो है। ये बात काफ़ी सीखने की है यंग जनरेशन को। अगर ये चीज़ फॉलो करें तभी एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बनेगी। सबसे पहले जो यंगस्टर्स हैं, दे शुड बी ट्रूथफुल। या पहले अपने से सच बोलो, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, बी लॉयल टू योरसेल्फ। अगर अपने से आप ठीक होगे तब आप आगे ठीक होगे ना। लोग ये बात समझने की बात है और एक गहरी बात है, और इस चीज के लिए, अगर ऐसा होने के लिए जीवन बहुत तपस्या मांगता है। आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, आपको बड़ी चीजों पे वो संयम रखना पड़ता है, तब जाके आप इस स्थिति पे पहुंचते हैं। और सर जैसे आपका जो चैनल है वो तो खुद सोशल मीडिया पे है और उसके थ्रू ही आपकी मैक्सिमम न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है, बट आजकल अगर मैं देखूं इस तरह का एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हर कोई मोबाइल उठा के जर्नलिस्ट बनना स्टार्ट हो गया है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया पर भी लागू हो, स्पेशली जर्नलिज्म के क्षेत्र में? बड़ी जल्दी होने वाला है। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, मैंने पीछे अभी अनुराग जी का इंटरव्यू किया था 3-4 महीने पहले। तो मैंने उनसे बैठ के कैजुअल उनसे मैंने इस पे चर्चा की थी, बड़ी गहर हमारी 10-15 मिनट इस इशू पे ही बात हुई थी कि ये जब से मोबाइल आ गए हर आदमी पत्रकार बन गया, जिसका मन करता है वो पत्रकार बन गया। पत्रकार के आपने एक वो डाली और गालियां, सरकार को गालियां निकालना शुरू कर दी, एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां निकालना शुरू कर दी, किसी विभाग को गालियां निकालना शुरू कर दी। आजकल लोग ग्रुप्स बना लेते हैं, उसमें भी फटाफट जी बिना सोचे समझे फटाफट 4 गालियां निकाल दी जी, आईपीएच को निकाल दी, पीडब्ल्यूडी को निकाल दी, इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दी। यार एक पत्रकार है, हम जर्नलिस्ट है, जब हम कोई खबर लिखते हैं ना, तो हम पहले खबर का पूरी जानकारी लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम जो है कंसर्न ऑफिशियल्स की बाइट्स लेते हैं, फिर हम एक न्यूज़ बनाते हैं। ये नहीं इतना हमें इतना अधिकार नहीं होता, फिर वी आर रिपोर्टर्स, वी आर जर्नलिस्ट, ठीक है, हम कोई बॉसेस नहीं है, ठीक है। वी हैव टू रिपोर्ट अ थिंग कि ये रिपोर्ट हुई है। एनालाइज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, डिसीजन देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो सारा ये या वहाँ तो सारे फैसले ले लेते हैं जो जजेस ने लेने हुए। आजकल जो सोशल मीडिया है उस पे तो जजमेंट्स दे देते हैं लोग, 5 मिनट लगाते हैं और जजमेंट दे देते हैं, विच इज़ वेरी बैड। अगर आपके देखिए सपोज आपके मोहल्ले में लाइट नहीं, 1 दिन जा रही है, 2 दिन जा रही है, यार आप उसका थोड़ा कारण पूछो कि लैग कहाँ पे है। उसके बाद जो आपने लिखा है, फिल्म बनाई, किसी से डाल दी, 4 गालियाँ दे दी, तो दैट इज़ वेरी बैड। वो बड़ी जल्दी लॉ बनने वाला है। दूसरा, ये चीज़ें किस चीज़ पे आ रही हैं कि आधे से ज़्यादा फेक न्यूज़ भी बड़ी आ रही है। एक लॉबी काम करती है, देखिए ऊपर से, देखिए हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं ही, एक पर्टिकुलर लॉबी जो है एक वो काम करती है सोशल मीडिया के ऊपर, जिनका काम ही सिर्फ भ्रम ही फैलाना है, ऑल फेक न्यूज़ वो डाल रही है, तो उस पर भी कंट्रोल करने की बड़ी ज़रूरत है। तो ये इस पर पॉलिसीज बन रही हैं एंड आई थिंक गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस ऑन दैट, और आप देखना जल्दी आ जाएंगे और ज़रूरत है इस। ओके सर, तो मीडिया की बात खैर बहुत होगी और वैसे भी बहुत सारी बातें लोगों को पता चल गई होगी मीडिया के बारे में, जैसे कि कितना % मीडिया हमारा फेक है, या जो लोग बोलते हैं कि मीडिया बिक चुका है, तो वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम थोड़ा बिज़नेस की तरफ आते हैं सर। जैसे आपने बताया कि आप हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस से हो, आप अपना खुद का एक होटल चलाते हो, तो सपोज़ कि मैं अगर कल को अपना एक होटल स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि एज अ मिडिल क्लास पर्सन मैं तो यही सोचता हूँ कि होटल तो हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए इतना बजट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आप बता सकते हो कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है? ये आज का जो यूथ है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज से एक ज़मीन का टुकड़ा कितना महंगा हो गया है, इतना सा टुकड़ा लेते हैं करोड़ों का है, ठीक है। तो नेचुरली बिल्कुल आपने सही कहा कि होटल कोई मिडिल क्लास लड़का या
व्यक्ति को ये सोचे कि मैंने होटल बनाना है तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, लेकिन मैं आपको इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताने लगा हुआ। देखिए, आप ये मत सोचो कि मैंने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है, चीज़ें बदल चुकी हैं। ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इसमें चीज़ें बदल गई हैं। काम बड़ा छोटा जो है आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आपके देखिए, अगर तो आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, यू गो फॉर अ होटल रिजॉर्ट और गैस बड़ी चीज़ आप बना लो, लेकिन ऐसा नहीं है। उतना ही पैसा आप कम खर्चे में भी बना सकते हो। एक टर्म है दैट इज़ विलेज टूरिज्म। जितना यूथ है ना हमारा आजकल, ये बड़े होटलों का जो कंसेप्ट है ये धीरे धीरे जो है वो खत्म हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वाइप ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो हमारा यूथ है ना, जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं या उससे भी कम के हैं, उनके लिए विलेज टूरिज्म एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और उस पर आप बड़े कम इन्वेस्टमेंट पे आप एक यूनिट अच्छा चला सकते हो। आपका ही कोई गांव में अगर आपका पुराना घर है, यू कन्वर्ट इट इनटू अ गेस्ट हाउस टाइप, होम स्टे टाइप आप उसको बना दो, या वैसा भी नहीं आपने करना है तो आप वो चीज़ गांव में क्रिएट करो। देखिए, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, आज डिजिटल सब कुछ ऑनलाइन है। आप यहाँ से बैठ के अमेरिका में कमरा बेच सकते हो अगर आपके पास चीज़ अच्छी है। अगर आपके पास दिमाग है, थोड़ा सा भी क्रिएटिव दिमाग है, आप कहीं पे भी किसी भी, जैसे मंडी, पूरा हिमाचल बहुत खूबसूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिमला मनाली धर्मशाला कोई बात नहीं मैं कर रहा। ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ हिमाचल इज वेरी ब्यूटीफुल, और आप अच्छी चीज़ क्रिएट करके, कम पैसे में चीज़ क्रिएट करके आप कुछ भी कर सकते हो। आपको कोई बड़े करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आजकल वो चीज़ें खत्म हो गई है और धीरे धीरे और ख़त्म हो रही हैं। लोग ये लैविश जो है ना, स्टार स्टूर होटल्स में, ये लोग उनसे चीज़ों से इनको फैसिलिटीज़ को अवेल करके नाउ दे वांट, जो बड़े बड़े अमीर है ना, अभी आपने पीछे देखा था, धोनी था ना, धोनी आके एक शिमला में कहीं रहता है ऊपर, आई एम नॉट गेटिंग दैट नेम, मीना बाजार समथिंग है, वहाँ रहा। वो बड़ा बेसिक जगह है, लेकिन उसने बड़े मॉडर्न तरीके से उसको क्रिएट कर दिया। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल बेसिक है, लेकिन वो वहाँ रहा। और आप अगर इस तरफ भुंतर की तरफ जाओ, तो भुंतर के आगे गांव है तोश, तो वहाँ पे पीछे कोई बोल रहा था, जो हमारा ये सोनू निगम है, वो एक महीना आके वहाँ रह के गया किसी छोटे से होम स्टे। तो बात सारी यही है कि हमने सोच ऐसी बना ली है कि जी अगर तो पीछे 25-30 करोड़ रुपए होगा या 10 करोड़ होगा, 5 होगा, तब मेरे होटल चलेगा। ऐसा नहीं है। आप गांव में जाइए, कहीं पे भी विलेज में एक अच्छी चीज क्रिएट कीजिए। आजकल आपने देखा है, जो बड़े बड़े भी लोग बना रहे हैं, मिट्टी के घर बना रहे हैं, पत्थर के घर बना रहे हैं, स्लेटों के घर बना रहे हैं, ठीक है, नीचे बैठ के खाना खिला रहे हैं, बेसिक किचन है। कई जगह तो दीवारों में पेंट भी नहीं हो रहा है, दरवाजे भी पुराने हैं, लोग उनमें आकर रह रहे हैं। व्हाई डोंट अवर पीपल स्विच टू दैट? हमारा जो यूथ है ये इधर उधर भाग रहा है, ऐसा करो। इन चीजों में आप क्रिएट करो, उसको घर का खाना खिलाओ, जो बिल्कुल बेसिक है वो खाना खिलाओ, बिल्कुल बेसिक लिविंग रखो, गिव इट अ लिटिल मॉडर्न टच। कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। अपने पुराने घर को अपने आप अलग घर में शिफ्ट हो जाओ, जो अपना पुराना बिल्कुल बेसिक है उसमें ले आओ। नीचे गाय बंदी है ना, ऊपर टूरिस्ट रहता है, पता है आपको? नीचे उनको बिल्कुल गांव का माहौल चाहिए। लोग ये ढूंढ रहे हैं आज की डेट में कि गांव में लोग कैसे रह रहे हैं। आप 3 कमरे रखो, 4 कमरे रखो, 5 रखो, इधर गाय भी बंदी है, वो घास भी डल रहा है, उधर उसको ठहराओ भी, देखना कैसे नहीं टूरिस्ट आता है। लोगों को वो चीजें चाहिए, वो उब चुके हैं। आप साउथ में जाओ तो ऐसी कई जगह हैं लोगों ने बना रखी हुई, जो बिल्कुल आपको अपने बिल्कुल बेसिक अपने, मैं आपके यहाँ आ रहा था ना नीचे, जैसे आपका यही घर है जो बाहर मैं देख रहा था, इसको सिर्फ थोड़ी सी लीपा पोती करनी है ना, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है, इनके रूम्स को चेंज करना है। टूरिस्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब तीर्थल साइड आप चले जाओ, है वहां लोगों ने पुराने घर, जो बाहर से लोग आए हैं ना, उन्होंने पुराने घर ही खरीद लिए। पुराने घर खरीद के लोग क्या कर रहे हैं, वहां गाड़ी भी नहीं जाती है, आपको 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, 15 मिनट आप वॉक करके उस पुराने घर पे जाते हो, और वो कहता है जी अगर रोड बन गई तो हम इसको छोड़ देंगे, जो रिजल्ट होता है। तो ऐसी जगह भी लोग जा रहे हैं। सारा है मार्केटिंग का चक्कर है। अपना एक लैपटॉप रखो अपने पास और एक चीज क्रिएट करो और उसको सेल करो, सब बिकता है। व्हाई डू यू नीड? जितना एक अच्छे होटल वाले के खर्चे भी बहुत ज्यादा है। लोकल इसको, जो यहाँ की चीजें हैं जो लोग भूल चुके हैं, जो लोग देखते नहीं है, जिनकी तरफ लोगों की नजर नहीं जा रही है, और वो चाइना वाले पूरा वर्ल्ड में अपना माल बेच लेते हैं। हम अपने हिमाचल में अपना नहीं बेच पा रहे हैं। बात समझने की है ना।
आप अपने फूड को दूसरे दूसरे यू एक्सपेरिमेंट विद योर फूड, और आप उस इंडस्ट्री में आप सर्वाइव करोगे, क्यों नहीं करोगे। बट ये है कि थोड़ा सा यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, बाहर कुछ सोचना पड़ेगा, जो सारी दुनिया कर रही है उससे हटके आपको सोचना पड़ेगा आप, और वो दैट इज पॉसिबल, दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो बिल्कुल स्टार्ट करो, सबको स्टार्ट करो। जो लोग इतना सोचते हैं कि हमें इतना बजट चाहिए, इतने फाइनेंसेस चाहिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया बात को। सर यूथ की बात लगी है, तो आपके अकॉर्डिंग अभी करंटली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या दिखती है आपको यूथ की? आजकल जो यूथ है वो मेंटल हेल्थ जो है उनकी ठीक नहीं है, और ये छोटी मोटी बात नहीं है, उनके दे आर डिस्टर्ब्ड। मेंटल जो हेल्थ जो है ना, दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग। ये मैंने फिर वही बात आ गई, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग करने के लिए आपको अध्यात्म में आना ही पड़ेगा, आपको अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा। ये चीज़ें, ये पद्धतियाँ अपनानी ही पड़ेंगी, और वो बड़ी जल्दी अपनाने पड़ेंगी बच्चों को। मुझे लगता है कि तीसरी चौथी से ये शुरू कर देना चाहिए। मेंटली आज हमारा यूथ जो है वो स्ट्रांग नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड। आप देख रहे हैं 12-13 साल के बच्चे ड्रग्स और चिट्टे में पड़ गए, क्यों? दे आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, उनको रास्ता ही नहीं पता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। कोई भी आके आपको थोड़ा सा लालच देता है और आप उस लाइन में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यही लगती है कि मेंटल हेल्थ ऑफ अवर यूथ इज़ नॉट गुड, और विच इज़ नॉट अ गुड साइन। उससे आप उपदेश देने से नहीं होना कुछ भी। मैं तो ये कहता हूँ कि अब वो बिगड़ गए तो बिगड़ गए, तो सुधारने तो बड़े मुश्किल हैं। आप उनको बचपन से ही एक सही रास्ते पे दिखाओ। एक बार वो 15-16 साल के फिर बात नहीं बनेगी। दूसरा, यूथ में अनसर्टेनिटी वाली जो फीलिंग है वो बड़ी हाई है। सब कुछ उनको इमीडिएटली चाहिए, फास्ट। अभी आज ऐसा किया तो कल ऐसा, परसों ऐसा, इतनी जल्दी नहीं होगा ना। दे डोंट वांट टू स्ट्रगल, ना पेशेंस है ना स्ट्रगल करना चाहते हैं। क्यों भाई? जिन लोगों ने कुछ अचीव किया लाइफ में, गो एंड सिट विद देम, उनके साथ बैठो, उनको पूछो कि आप यहां तक कैसे पहुंचे। ठीक है ना? ऐसे नहीं पहुंच गए, किसी ने खींचे और पहुंच गए। बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। डोंट काउंट द सक्सेस, जस्ट लुक एट द ऑब्स्टेकल अ मैन हैज फेस्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सक्सेस तो आपको दिख गई, लेकिन उस सक्सेस तक कैसे पहुंचा उससे पूछो ना जाके। लेकिन आपको सक्सेस एक दिन में चाहिए। आप बोलते हैं कि एक पेपर दिया और अगले दिन तो मुझे कुर्सी पर बिठा दो। कुर्सी पर बैठ के भी तसल्ली नहीं है, फिर आप सड़कों पर उतर आते हैं, जी आज हमें सारी फैसिलिटीज आज ही दे दो 24 साल में ही। वैसा नहीं होगा ना। आपको एक फेज से गुजरना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कई चीज़ें फेस करने पड़ेगी, कई चैलेंजेस हैं उनको भी फेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लाइफ में कुछ अच्छा मिलेगा ज़िंदगी में। आप कॉरपोरेट हाउसेस में जाओ, कहीं जाओ, ये जाओ। एक डीसी होता है शहर में, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो किसी भी डीसी के पास, किसी भी, नॉट ओनली डीसी, लिव डीसी, किसी आईएएस अधिकारी के पास जाओ और उसके पास बैठो और उसको पूछो, जी अपना स्ट्रगल तो दिखा जाना मेरे को। उनसे पूछो कि कितना स्ट्रगल उनकी लाइफ में रहा होगा, किस एज से उस इंसान ने मेहनत शुरू की होगी, और फिर वो कहाँ पहुंचा होगा, और कैसे वो एक आईएएस अधिकारी बना। आईएएस है, एचएएस है, चलिए अधिकारी की बात हो रही, किसी डॉक्टर के पास बैठ जाओ जाके, उससे पूछो कि तुझे एमबीबीएस में के लिए तूने कितनी मेहनत की, फिर वो आपको बताएगा। फिर यू काउंट योर स्ट्रगल, आप देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ और उस आदमी ने क्या किया। उसको भी आइए, उस किसी बिजनेसमैन के, आपको लगता है कि यार ये शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, चले जाइए उसके पास, बैठिए उसके पास, मना नहीं करेगा आपको, अपने ऐसे नहीं बोलेगा आपके साथ बातचीत, बोला सर मैं एक स्ट्रगलर हूँ, मैं एक बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ, मुझे गाइड कीजिए। और मुझे उम्मीद है आप किसी भी मंडी शहर के, क्या किसी भी इंडिया के किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास आप बैठ जाओगे, वो आपको समय देगा, आप यूथ को समय देगा। क्यों नहीं देगा? वो बताएगा आपको, और हर आदमी को अच्छा लगता है अपनी बात बताना। यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस पीपल, कि वो कैसे, उन्होंने ये चीज़ अचीव किया तो कैसे की है। किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पास बैठ जाओ जाके, जो आपकी नज़र में सक्सेसफुल है, और उससे पूछो। डोंट सी द हायरार्की, डोंट गो फॉर हायरार्की कि या ओ जी उसका तो बाप के पास बड़े पैसे थे, उसके दादे के पास बड़े पैसे थे। नो 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 नो। आप, अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी और के पास चले जाइए। आप देखिए ना कि कैसे लोगों ने ग्राउंड से उठे
और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक छोटे से घर में पैदा हुआ व्यक्ति कैसे बड़ी ऊंचाइयों में पहुँच जाता है, सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से, अपनी डेडिकेशन की वजह से, कमिटमेंट की वजह से, अपने सेक्रीफाइसेस की वजह से। तो हमें किताबों में नहीं ज्ञान मिलता है, ज्ञान जो है वो बिखरा हुआ है, बस उसके बटोरने की ज़रूरत है। आप अपने उन्हीं लोगों में से ही पूछिए कि कैसे कैसे रहा, इंस्पायर होइए। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर जो लोग जिन्होंने किताबें लिख दी हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज लिख दी हैं, उनको पढ़ो। इंटरनेट पे चले जाओ, लोग जो आपको लगता है दे आर सक्सेसफुल, गो एंड स्टडी अबाउट देयर लाइफ। तो उससे मैं कहता हूँ कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के यूथ के लिए, ये 2-3 चीज़ें। फिर उनको एक गाइडेंस। तो एक और बात है, जो सोशल मीडिया में जो है ना, उससे भी हमें यूथ को दूर करना पड़ेगा। ये जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, उसमें होता क्या है कि सोशल मीडिया पे वी ऑलवेज प्रोजेक्ट अ डिफरेंट फेस ऑफ आवर लाइफ्स। उसको देख देख के, उनकी लाइफ्स को देख देख के हमारा यूथ जो है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसको लगता है कि यही लाइफ है, इस लाइफ को ही मैंने फटाफट अचीव करना है। उसको पीछे की दुनिया का नहीं पता चलता। उनका जो फोटोग्राफ्स, जो इंसिडेंट्स वो फेसबुक पे पूरा दिन देखता है, वो उसके दिमाग में चलते रहते हैं। अच्छा, ऐसा 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 ऐसा, उन्हीं से इन्फ्लुएंस होके वो अब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपने सही रास्ते से भटक जाता है। सब कुछ बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। वो देखेगा, अच्छा मेरा फलाना दोस्त ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। ओ यार, एक बार उसकी असली लाइफ में घुस के तो देखो। यू सी द ट्रुथ बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल देता हूँ। आई एम वेरी क्लियर, आई एम वेरी बोल्ड। जब मैं कोई बात करता हूँ तो मेरी लाइफ बड़ी ट्रांसपेरेंट है, मेरी पब्लिक लाइफ भी बड़ी ट्रांसपेरेंट है, मेरी पर्सनल लाइफ भी बड़ी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आई पोस्ट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। उसके लिए मैं बदनाम भी हो जाता हूँ कई बार, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी देखने वालों को, जो मेरे सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे देखते हैं, तो उनको मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, बड़ी ज़्यादा टेंशन्स रहती हैं। मैं भी मेंटली बड़ा इतना शांत नहीं रहता हूँ जितना दिखता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बड़े अच्छे फोटो फेसबुक पे डालता रहता हूँ। तो डोंट फॉलो मी ऑन माई, डोंट जज माई लाइफ बाय द माई फेसबुक पोस्ट। लाइफ इज समथिंग एल्स। जो मेरी जिंदगी है वो कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मैं उसको क्यों शो करूं? तो मेरे जैसा व्यक्ति भी एक अच्छी लाइफ फेसबुक पे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो सारी दुनिया भी ऐसा ही करती है भाई। लाइफ में स्ट्रगल बहुत है लोगों के, नो वन इज हैप्पी, लेकिन स्टिल आई फाइंड कि यू शुड फाइंड पीस विद इन योर सेल्फ। हैप्पीनेस जो है वो अंदर से होती है, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि मेरे से सब पूछते हैं कि यार आपकी तरह जिंदगी कैसे जी जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से सब लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी तरह जिंदगी कैसे जी जाती है। कहते पैसा तो हमारे पास भी है, लेकिन वो लाइफ हम नहीं जी पाते। तो ये तो देखो, जिंदगी भी जीने का तरीका होता है। आपने कैसी जिंदगी जीनी है ये आपके हाथ में है। ये चाबी जो है ना, कि पड़ोसी के हाथ में नहीं होती, ये आपके अपने हाथ में होती है। तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए कई चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कई कमिटमेंट्स को करने पड़ती हैं, ठीक है, कई चीज़ों पे कंटेंट रहना पड़ता है, लेकिन लाइफ फिर भी जीनी चाहिए, हंस के जीनी चाहिए। वेकअप जब सुबह उठते हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करके उठना चाहिए कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, ठीक है, गॉड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। तो फिर रोना भी किस चीज़ का है, ठीक है। वैसे आप उठिए। और ज़िंदगी का क्या है, देखिए मैं मेहनत भी खूब करता हूँ, आई वर्क वेरी हार्ड थ्रू आउट द डे, आई पार्टी ऑल्सो वेरी हार्ड, आई लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट। मैं किसी से घबराता नहीं, मैं किसी से डरता नहीं। बस एक ही होता है, जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं एक आंखें बंद करके सोता हूँ कि मैंने दिन में कोई गलत काम नहीं किया होता। दैट्स वाई, हालांकि सोता मैं कम ही, मैंने आपको बोला कि नींद मुझे कम आती है लेकिन फिर भी स्टिल मेरे को इतना पता होता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है पूरा दिन में, तो ठीक है, आई एम कंटेंटेड विद वट एवर आई हैव डन। अपना पूरा कर्म कुर्म करके सोते हैं। तो ये है कि जिंदगी कैसे जीनी है ये आपके हाथ में है। अच्छी जिंदगी आप जी सकते हैं, उसके अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, माइंडसेट की जरूरत होती है। हाँ, लोग मैं तो देखो सामने आपके पॉडकास्ट से लोगों को बोल रहा हूँ कि पीपल आस्क मी, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ देम आस्क मी कि यार जिंदगी तू जीता है, हमें नहीं जीने आती, तू कैसे जीता है? अभी तेरे फोटो देखो तो यहाँ का, दूसरा फोटो देखो वहाँ का, तीसरा फोटो देखो यहाँ का, ये माया में समझ नहीं आती। तो ये ऐसी ही माया है अनंत मुझे, हम ऐसे ही जीते हैं, हम ऐसे ही जिएंगे। जीना अपने हाथ में है, आप शाही तरीके से जी लो तो, आप रो रो के जियो तो, ये आपके हाथ में है ना। तो हम ऐसे ही जीते हैं। लेट पीपल लिव इन देयर ओन ड्रीम्स। लोग आपके बारे में,
लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी अगर आपने सोचना है तो आप जिंदगी नहीं जी सकते. आई डैम केयर अबाउट वट पीपल थिंक अबाउट मी. मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. जब मैंने कुछ लिखना है, जब मैंने कुछ बोलना है तो आई स्पीक माई माइंड. आई राइट वट एवर इट फील्स गुड टू मी. मैं ये नहीं सोचता कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा. इट इज़ माई लाइफ. इट इज़ माई लाइफ. इट इज़ माई वे ऑफ लिविंग. इफ आई एम हैप्पी विथ वट एवर आई एम डूइंग, इट शुड बी ओके विद मी. वाई शुड आई वरी कि तू क्या सोच रहा है, तू क्या सोच रहा है. सोच ले भाई, वो तेरी मर्जी है ना. मुझे नहीं टाइम किसी के बारे में सोचने का. राइट सर, ये तो सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए और यही चीज़ मिस आउट कर जाते हैं हमारे. बिल्कुल. बी स्ट्रांग. लिव योर लाइफ. लिव योर लाइफ लाइक अ किंग साइज. कोई ज़रूरत ही नहीं है. भगवान ने छोटी सी ज़िंदगी दी है और बड़े कम, आपको ये गलत फहमी होती है कि बड़ी लंबी है जी, अभी 80 साल. ना. ऐसे बीतती है ज़िंदगी, ऐसे बीत रही है. देखो आपके साथ बैठे बैठे मुझे 3 घंटे हो गए, पता चला. लाइफ इतनी फास्ट है कि दूसरी बार ये जो टाइम चला गया वो वापस ही नहीं आएगा. कोई महल बनाने की ज़रूरत नहीं है. झोंपड़ी में भी जो आदमी खुश रहना चाहता है वो रह सकता है. डिपेंड करता है नज़रिए का. मेरे अपने दोस्त कहते हैं कि तू तो यार मस्त मौला ज़िंदगी जीता है. वो कैसे जीता है? मैं कहा तुम्हारा फोकस पैसे पे होता है, मेरा होता नहीं ज़्यादा. मैं अपनी ज़िंदगी पे होता हूँ. हम अपनी ऐशप्रस्ती पे जीते हैं. भाई ठीक है जी, जो है वो ठीक है. अपना अपना कर्म कर देते हैं. ठीक है यार. हाँ, और मैंने तो आगे का भी अपना डिसाइड करके रखा है. मैंने अपनी ज़िंदगी सारी प्लान करके रखी है. मेरी डॉटर है, अभी वो छोटी है. मैंने कहा द डे शी इज सेटल्ड, मुझे ये पता चलेगा शी डजंट नीड माई मनी. सपोर्ट तो चलो माँ बाप की रहती है. जब हमें आजकल माँ बाप हैं तो हमें कोई दिन दुनिया का डर ही नहीं होता. जब तक माँ बाप का साया सिर पे होता है, आदमी दुनिया भगवान से भी नहीं डरता. उनको लगता है कि सब कुछ ये हैं तो हैं, बैठे तो हुए हैं, हम बेफिक्रे घूमते हैं पूरा दिन. तो जब तक उसको मेरी ज़रूरत होगी तब तक ठीक है. लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन वो सेटल हो जाएगी उसके बाद, मैंने तो अब सोच लिया है कि, मैंने वाइफ को पूछा था अपनी, मैंने कहा यू वांट टू गो विद मी समवेयर. वो कहती नहीं मैंने तो लाइफ जीनी है उसके बाद. मैंने कहा मैं तो किसी आश्रम में बिताऊंगा. मैंने डिसाइड कर लिया है एंड आई स्टिक टू माई वर्ड्स. तो मैंने जो लास्ट अपने कुछ ज़िंदगी के साल हैं वो मैंने किसी अच्छे आश्रम में लगाने हैं, जन सेवा में लगाने हैं. वैसे भी आई डू थोड़ा बहुत चैरिटी जुड़े. मैं आई एम विद द रोटरी क्लब. आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द रोटरी क्लब छोटी काशी मंडी. हमारा एक क्लब है छोटी काशी करके. तो उसमें हम थोड़ी बहुत चैरिटी वैरिटी कर लेते हैं. ऐसा ज़्यादा तो नहीं, जो जहाँ क्लब्स में होती है उतनी कर लेते हैं. तो फिर एक जीवन के अंतिम वर्ष, मुझे नहीं पता फूक कब निकल जाएगी, नो वन नोज़. लेकिन मुझे इतना है कि अगर मेरी बेटियाँ सेटल हो गई जिस दिन, उसके बाद मुझे किसी लास्ट फेज ऑफ लाइफ आई वांट टू स्पेंड इन सम गुड आश्रम. एक अच्छे आश्रम में जहाँ जन सेवा भी हो जाए और कनेक्ट जो है वो 100% हो जाए भगवान के साथ. वो मेरा है, दैट इज़ कमिटेड. काफ़ी अच्छी बात है सर. मैक्सिमम लोग पर यही करते हैं. अगर बिजनेसमैन की मैं बात करूं स्पेशली, तो जब भी उनके लाइफ का ये सब कुछ मीन्स आपको एक लेवल पर सेटिस्फेक्शन है, आपने जो बिजनेस किया उससे भी जो अचीवमेंट्स हैं आपने वो सब गेन कर ली. अब बचा क्या? स्पिरिचुअल लेवल पर. वही तभी शायद लास्ट में सब यही चूज़ करते हैं. हाँ नहीं, मैंने बड़ी पहले चूज़ कर लिए. मैं शायद बहुत लास्ट तक नहीं जाऊँगा. आई चूज़ इट एट द राइट टाइम. बट आपने डिसीजन अर्ली बना लिया. मीन हाँ, बना लिया मैंने डिसीजन. ओके सर, तो अब हमारे इस पॉडकास्ट में एक सेगमेंट है रैपिड फायर क्वेश्चंस का. इसमें आपको तो क्लियर होगा क्योंकि आप हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है मीडिया के मामले में. तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा आपसे. तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, आपकी कोई गो टू एक्टिविटी क्या है जो कि जिससे आप डी स्ट्रेस होते हो? सच बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल सर, सच बताना है. पीपल हु नो मी ना, दे नो मी मच बेटर देन दिस थिंग. तो मैं तो यही कहूँगा कि जब डी स्ट्रेस करने के लिए आई राइट. और कई बार क्या होता है कि आई नो दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ मुनीश. तो फिर मैं कई बार गलत बातें भी लिख देता हूँ और वो सोशल मीडिया पर भी डाल देता हूँ. जैसे किसी पे गुस्सा आ गया या कोई ऐसी बात, ऐसी घटना कुछ हो गई एंड आई एम हाईली स्ट्रेसफुल, तो आई राइट. 4 गालियाँ रख के उसको पोस्ट कर दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. एंड आई राइट इधर, या फिर मैं कहीं आई राइट ऑन माई बुक, ऑन माई आई राइट फ्यू पेपर भी. कई बार तो मैं 2-3 पेज भी लिख देता हूँ. एंड और कई बार आई स्पीक. 3 चीज़ें हैं, या सोशल मीडिया पोस्ट जाएगी, या राइट ऑन अ डायरी और अ पेपर और समथिंग,
और मेरा आर्या फिर आई स्पीक माई माइंड या फिर वो ब्लास्ट हो जाता है. तो दिस इज़ ट्रू सेल्फ ऑफ मी एंड आई नो दिस इज़ एक मेरी पर्सनैलिटी में ये थोड़ा सा डार्कर शेड है. हालांकि मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे फैमिली, माई वाइफ, माई सिस्टर, माई मदर सब बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, दिस इज़ बैड, लेकिन हो जाता है मेरे से. दिस इज़ माई वे ऑफ गेटिंग डिस्ट्रेस्ड. कुछ घटना हो जाती है, कई बार हो जाता है, तो अब तो मैंने काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन स्टिल इट इज़ देयर. मैं आई हम्बली एक्सेप्टेड कि दिस इज़ नॉट गुड, मेरी पर्सनैलिटी में ठीक नहीं है. चलो सर, वैसे तो आप हमारे से ज़्यादा नॉलेजेबल हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि हो सके तो अपनी डायरी में लिखो आप. डेफिनेटली. और सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको मौका मिले किसी भी एक पॉलिटिशियन के साथ डिनर करने का, तो वो कौन होगा और क्यों? देखिए जी, अनडाउटली नरेंद्र भाई मोदी. मेरा ही क्या, मेरे ख्याल आज वो पूरे ग्लोब में, पूरे इसमें विश्व में इनसे बड़ी शख्सियत कोई नहीं है. द वे ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नो वन कुड हैव एवर बीन. कोई नहीं कर सकता था. कोई पार्टी लाइनेज नहीं है. आई एम नॉट अ बीजेपी मैन और आई एम नॉट अ कांग्रेस मैन. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी से संबंध रखता हूँ, ना जुड़ा हूँ, लेकिन ही इज अबव ऑल पार्टी लाइन्स. तो अनडाउटली आई इंटरव्यू हिम. इंटरव्यू पूछा देता ना आप? डिनर विद. अच्छा, डिनर. हाँ, डिनर मैं डेफिनेटली मोदी जी के साथ ही करना चाहूँगा और एक लंबा समय उनके साथ व्यतीत करना चाहूँगा और कुछ टिप्स भी लेना चाहूँगा लाइफ की, कि कैसे आप कम से कम उन तक पहुँच सकें, कुछ वो अचीव कर सकें जो उन्होंने किया. जो नरेंद्र मोदी की सोच है वो आज विश्व की सोच है. आज पूरा विश्व नरेंद्र भाई मोदी की तरफ देखता है और ये लोग हैरान होते हैं कि कैसे उन्होंने ये सब कुछ किया है और कैसे पार्टी ट्रांसफॉर्म की है. अगर हम बीजेपी एज अ पार्टी बात करें तो आज बीजेपी इज रनिंग लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर. जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी को चलाता है ना कोई सीईओ, ही इज रनिंग द पार्टी लाइक दैट. तभी पार्टी जो है वो आज वो डोमिनेट कर रही है पूरे इंडिया में. ठीक है, तो ये वो चीज़ें तो सीखनी ही है ना, वो आप एक डिनर मीट में ही सीख सकते हो. और लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर मोदी में वाली आप में आ जाती है तो मुझे लगता है कि आपका जीवन काफ़ी हद तक सफल हो जाएगा. तो डेफिनेटली आई लव टू हैव अ डिनर विद हिम. और सर थर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको सेलिब्रिटी को इंटरव्यू करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप मेरे से ना कम से 2 साल पहले पूछते ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे. I've lost a very good celebrity. We have lost rather. The world has lost a great celebrity. तो मुझे मौका, मैं तरसता रहा कि मुझे कोई माई का लाल मुझे लता मंगेशकर के पास पहुंचा दे. तो फर्स्ट चॉइस वाज माई लता मंगेशकर की. मैंने उन्हें इंटरव्यू करना था क्योंकि लता मंगेशकर का मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मैं 24 घंटे उनके गाने सुनता हूँ और इतना फ़ैन हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए कि मुझे किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं कई बार यहाँ से दिल्ली पहुँच जाता हूँ गाड़ी लेकर लता मंगेशकर के गानों के ऊपर. तो आई वॉन्टेड टू टच दैट ग्रेट सोल कि यार तेरे में ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से. लेकिन अब शी इज़ नो मोर. तो प्रेजेंटली आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, माई सेकेंड बेस्ट चॉइस इज़ रेखा. जो रेखा में बात है वो किसी में नहीं है. बस वो भी कोई मेरा इंटरव्यू करवा दे तो मैं एक बात रेखा से पूछना चाहूँगा. क्या सर? सभी बातें. जो क्लास उसने रेखा ने टच की है एज एन एक्ट्रेस, नो वन कैन इवन ड्रीम ऑफ दैट. शी हैज एवरीथिंग इन हर, एवरीथिंग. तो डेफिनेटली रेखा. कोई नहीं सर, आपकी फैमिली भी देख रही है इंटरव्यू. हाँ, शी नोज, माई वाइफ नोज दैट. वो वैसे भी रेखा की उम्र मेरी माँ की जितनी है. ओके सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर आपके पास आज कोई सुपर पावर हो तो आप इंडिया में क्या चेंज करना चाहोगे? यार, सवाल थोड़ा सुनने वालों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन डेफिनेटली मैं लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाहूँगा टूवर्ड्स गंदगी. भारतीय हैं ना हम लोग, बड़े गंदे होते हैं. हमें सुधरना पड़ेगा. ये मोदी झाड़ू उठा के नहीं सुधार सकता हमें. वी आर वेरी बैड टूवर्ड्स क्लीनिनेस. हम इतने गंदे हैं, जहाँ खाते हैं वहीं चीज़ें फेंक देते हैं. कोई हमें सफाई का ध्यान नहीं. इतनी क्लीनिनेस ड्राइव्स इस देश में चलाई जा रही हैं, गली मोहल्लों में चलाई जा रही हैं, लेकिन हम बेशर्म के बेशर्म हैं. आप बाहर का एक छोटी सी कंट्री, हम श्रीलंका गए थे. आई एम एविड ट्रैवलर, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ. तो मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लोगों ने कितनी साफ रखी हैं,
किसी में चले जाओ आप, एक हमारा हिंदुस्तान है, एयरपोर्ट वाला एरिया साफ होगा और जरा कि आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे वही गंदगी वही बदबू, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड, वो ऐसे एक से नहीं होगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस देश को, इस धरती को, में धरती की बातें तो धरती पर गाने देख लो, इस मिट्टी के सौगंध पर गाने देख लो, लेकिन उसी मिट्टी और में इतना गंद डाल के रखते हैं हम लोग, हमें सुधरना पड़ेगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, पीछे 1-2 महीने पहले मैं चिंतपूर्णी मेरा जाना हुआ मंदिर में, तो ये मंदिर था और मंदिर के साथ ही ना वहाँ हॉल है जहाँ लोग रेस्ट करते हैं मत्था टेक के। अब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ पब्लिकली, लेकिन पड़ोसी राज्य से कुछ लोग आए थे, 50-100, गंद डालने में माहिर। उन्होंने यार वो जो पूजा का वो जो भवन था ना, वो इतना गंद डाला, इधर खा रहे हैं प्रसाद फेंक रहे हैं, कोई घर से रोटियां। मैं सोचूं यार तुमने तो मंदिर इधर माता मत्था टेका आपने और 10 फुट में आपने इतनी गंदगी फैला रखी है। तो ये हमारा, हम नहीं सुधरेंगे। गलियां मोहल्ले जहाँ खाना वहीं फेंक देना, गाड़ी में फेंका बाहर फेंक दिया, इतना हम गंद डालते हैं। तो मतलब आई नीड टू चेंज, मेरे पास कोई सुपर पावर आए तो आई नीड टू चेंज द माइंड सेट ऑफ पीपल। एक एक को चेंज करके नहीं, मैं चाहूंगा उनका दिमाग ही ऐसा चेंज हो जाए कि यार हमने साफ सुथरे खुद भी रहना है और इस देश को भी रखना है, अपने घर मोहल्ले को भी रखना है। जी सर, इस पर तो काम की डेफिनेटली ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी ऑडियंस से भी कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इतना मीन्स सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं हर समय सफाई रखने के लिए, बट स्टिल पीपल आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपरली। इवन अगर आप इधर उधर की नहीं रखते, कम से कम अपने सराउंडिंग की, जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ की रखो कम से कम। मीन्स उतना अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज होगा। और सर लास्ट क्वेश्चन है, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी होगी फैमिली वेकेशन के लिए? हाँ, डेफिनेटली यूरोप। यूरोप, आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ यूरोप। यूरोप में गया था 2012 में गया, तो वहीं का रह गया था, बड़ी मुश्किल से इंडिया वापस आया। बस वही क्लीनिनेस और पॉपुलेशन बहुत कम है और सिस्टमेटिक है। हालांकि छोटे देश हैं वो सारे, बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन दे हैव केप्ट इट वेरी नीट एंड क्लीन। तो वेकेशन के लिए तो बिल्कुल ठीक है। वैसे हमारा भारत भी कम नहीं है किसी भी हिसाब से, तो भारत की कोई जगह उठा लीजिए तो वो और अब मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है ना, इंडिया में फार बेटर है। आप किसी होटल के कमरे में जाओगे, इंडिया का जो 3 स्टार का कमरा है वो वहाँ 5 स्टार का है। यू नो दैट, इतना डिफरेंस है साइज में भी और फैसिलिटीज़ में भी। यूरोप जगह उन्होंने साफ़ सुथरी रखी हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो इतना फ़र्क है, इंडिया में सब कुछ 1000 गुना बेटर है, लेकिन वो जो सफाई है ना और एक सिस्टम है, उससे आपको लगता है यार, अब इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, आप किस जगह जाओगे? आप गोवा जाओगे, यू डोंट फील लाइक गोइंग देयर। हर बीच पे आपके साथ 1000 आदमी और भी है। जो एटलीस्ट व्हेन यू वेकेशन पर आप जाओ, तो मैं इसलिए वो पसंद करता हूँ कि कम लोग हों। वैसे भी मुझे बड़ी एकांत जगह पसंद है कि जहाँ कोई ना हो, मैं हूँ, हमारी फैमिली हो या फ्रेंड्स हों कुछ सिलेक्टेड, ज़्यादा हल्ले वाली जगह पसंद नहीं होती। सो थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। डेफिनेटली आपसे हम लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी और हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो सर थैंक यू सो मच अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकालने के लिए। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू शशिकांत। और सही मायने में बताऊं, दिल से बताऊं, तो मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब चीज़ें इतनी आसान होंगी। मैं भी खुद इंटरव्यूज़ वगैरह लेता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि व्हेन यू आर अक्रॉस द टेबल, दूसरी तरफ आप बैठते हो, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। आपको बड़ा सोचना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है और नाप तोल के बोलना पड़ता है। हालांकि आई थिंक इन द एंटायर इंटरव्यू आई हैव स्पोकन माई माइंड। मैंने कुछ छुपाया नहीं है और मैंने सब कुछ सबके सामने ही बोला है। तो आई हैड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस और मैं चाह रहा हूँ कि आपका ये स्टार्टअप जो है, जो आपने सबने मिलकर शुरू किया है, यू शुड अटेन वेरी गुड हाइट्स। आप आगे बढ़ते जाएं और ऐसे ही मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना। ड्रीम्स को चेज़ करना, एक तो बड़े ड्रीम्स रखना, ड्रीम्स को चेज़ करना। चैलेंजेस आते हैं, आते रहेंगे, डोंट बॉदर अबाउट देम, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस, दे आर फ्यूल्स। तो आगे बढ़ने की आपको ताकत देते हैं, फेलियर से कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो रियली आई हैड अ ग्रेट टाइम विद ऑल ऑफ यू और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और मैं जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो